Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन, कल हमने एक ही क्वेश्चन देख पाए थे आरएस एंटरप्राइजेस का। अच्छा, अब मेरा ख्याल पहला क्वेश्चन है जो हम अब कैफ का करने लगे हैं, जो रिसेंट हमारी जब से नई स्कीम आई है तब से। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके पास फैल्कन, पेज 243 पे क्वेश्चन 5, फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, फंक्शनल बजट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट बनाना है जी। इस चीज़ को पढ़ते हैं जी। फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। The available information is as follows: budgeted and actual production and sales for the current year। current year से मुराद होता है जो साल अभी ख़त्म हुआ है। तो जो साल ख़त्म हुआ उसका बजट क्या था प्रोडक्शन एंड सेल्स का, और एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स क्या थी। करंट ईयर्स एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, ये एक्चुअल कॉस्ट है सारा डाटा, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। Inventory balances. FPL maintains the following inventory levels: raw material, average to material consumption based on budgeted production. Finished goods, average 1 month's budgeted sales. Work in process, opening as well closing, 1500 units, 100% complete as to material and 60% as to conversion। ये इन्वेंट्री की पॉलिसी है जो पिछले साल भी फॉलो हुई करंट ईयर में, और आइंदा बजट में भी शायद यही अप्लाई होनी है। FPL follows absorption costing and uses FIFO method for valuation of inventory. Impact of inflation: raw material and variable overheads 8%, direct labor 10%, fixed overhead excluding depreciation 5%. Sales volume would increase by 10%. Balancing and modernization of plant would be carried out at a cost of 20 million, which would increase depreciation from 5.8 to 7.016 million। पिछले साल मतलब 5.8 थी, अगले साल क्या होने वाली है बता दी गई है। रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% to 2% ऑफ इनपुट एंड इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी बाय 7%। नया प्लांट अगले साल लगेगा, उसके 3 इम्पैक्ट्स हैं, एक डेप्रिसिएशन पे, एक रॉ मटेरियल पे, एक एफिशिएंसी पे। एक दफ़ा मैं चाहूँगा ये डाटा फिर आप गो थ्रू कर लीजिए। अब इस एंगल से पढ़िए कि भाई हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट बनाना है, तो इस डाटा को लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट क्या दिखना चाहिए। रीड थ्रू द डाटा अगेन फैल्कन, ताकि हम बेहतर अंदाज में सवाल को मैनेज करें। अच्छा जी, क्या फॉर्मेट इस्तेमाल होगा यहाँ पर जी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बजट का? यू मिस्ड आउट वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस भी अवेलेबल है। फॉर्मेट जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है, दैट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें आप ऐड करेंगे लेबर ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट कह लीजिए, ऐड कन्वर्जन कॉस्ट। फिर इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आपको मिलती है वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर इसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको मिलता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज अ फॉर्मेट विच वी नीड टू पॉपुलेट। इस टेबल को हमें पॉपुलेट करना है। अब इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ढूंढनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
पिछले साल क्या था, अगले साल क्या होने वाला है, बताया हुआ है हमें। कन्वर्जन कॉस्ट पिछले साल क्या थी, अगले साल क्या चेंजेस आने वाली हैं, हमें बताया हुआ है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, यूनिट्स पता है, वैल्यूज़ लेंगे। सो शुरू करते हैं जी। हम सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की तरफ चलना है या इवन कन्वर्जन की तरफ चलना है, तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। क्योंकि कंजम्पशन पर यूनिट तो उसने बताया हुआ है, पिछले साल 49 थी, 49 kg पर यूनिट था। अगले साल क्या होने वाला है, नोट नंबर 6 की सेकंड बुलेट में उसने बता दिया। तो क्वांटिटी पर केजी हम यहाँ से ले पाएंगे, बट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उस पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हम एक वर्किंग पहले बना लेते हैं। वर्किंग 1, प्रोडक्शन, यूनिट्स प्रोड्यूस की। यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकालते हैं जी? यूनिट्स प्रोड्यूस से लिए जाते हैं जी आपके सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, यहां से ना थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। अभी तक इससे पहले जो हम सवाल करते रहे उनमें वर्क इन प्रोसेस नहीं आता था, ऐसा ही है? हमने कोई सवाल ऐसा किया फिनिश प्रोडक्शन निकालते हुए जिसमें वर्क इन प्रोसेस आया हो? नहीं आया। अब इसमें वर्क इन प्रोसेस आया है, सो यू नीड टू थिंक ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। सोचने की ज़रूरत है कि भाई इससे कोई फ़र्क पड़ता है। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए, यू नीड टू थिंक कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन आती है हमारी कैलकुलेशन पे। हम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किस लिए निकाल रहे हैं? हम यूनिट्स प्रोड्यूस इससे निकाल रहे हैं कि हम यूनिट्स को रॉ मटेरियल क्वांटिटी पर केजी से मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना चाहते हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ से जो यूनिट्स निकलते हैं इस इक्वेशन से, वो यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स निकलते हैं। लेकिन आपका रॉ मटेरियल तो वर्क इन प्रोसेस जो पार्शली फिनिश गुड्स हैं उनमें भी तो कंज्यूम होता है। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन सिर्फ फिनिश गुड्स में नहीं होती। रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो जो यूनिट्स पार्शली कंप्लीट हैं उनमें भी आती है। तो इस लिहाज से इस इक्वेशन को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। आल्दो यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं आने वाली, बट मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब कंजम्पशन पे जाना है तो इसमें एक बात ये भी है, भाई ये तो प्रोड्यूस्ड हुए हैं जो हमने लिए, इसमें तो कुछ यूनिट्स होंगे जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के होंगे, वो भी तो इसमें शामिल होंगे ना, और कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं उनके पे भी कुछ काम हुआ होगा इस पीरियड में। तो इसलिए आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा हुआ है प्रोसेस में वो लाना पड़ता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ। तो खर्चा सिर्फ कंप्लीट यूनिट्स पे नहीं होता, खर्चा तो इनकम्प्लीट यूनिट्स पे भी होता है। तो इसके लिए आपको इसके एंड पे ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस और लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमें इसके 2 कॉलम बनाने चले जाइए, क्योंकि इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन फर्क है ना। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल और लेबर की स्टेज ऑफ कंप्लीशन फर्क है, मटेरियल एंड कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन फर्क है। तो हमें 2 कॉलम में इसको यूनिट्स प्रोड्यूस की फिगर, अब ये जो फिगर यहां पे निकलनी है ना, ये है आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस पे आपकी कॉस्ट बेस्ड है, जिस पे आपकी ये कॉस्ट बेस्ड है, जिस पे आपकी ये कॉस्ट बेस्ड है। ये जरा काइंडली इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लीजिए। ये जो प्रोडक्शन के यूनिट्स यहां से निकल रहे हैं, इस पे लिंक है मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट, इस पे लिंक है कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड। इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए और लिंक कीजिए। वर्क इन प्रोसेस आ जाता है, तो वर्क इन प्रोसेस में जो कुछ पिछले पीरियड में खर्चा हुआ, कुछ इस पीरियड में खर्चा हुआ, उसकी एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा चूंकि इस पीरियड का होता है उसको आप ऐड कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक का खर्चा चूंकि पिछले पीरियड का है उसको आप लेस कर रहे हो।
एक चले मटेरियल के रेफरेंसेस को वर्क करते हैं, फिर हम बाद में यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं, मजीद इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स। अगले साल हम कितनी सेल्स करेंगे? नोट नंबर 5, सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10%। किससे बढ़ेगा? 10%। 10% बढ़ेगा किस वैल्यू से? लास्ट ईयर की एक्चुअल सेल से। तो सेल्स हमारी पिछले साल थी 22,800, 10% बढ़ के कहां जाएंगी? 25080। हम सिर्फ मटेरियल के कॉलम को पॉपुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमारी बजटेड सेल्स आ गई अगले साल की, ठीक है जी। उसने कहा अगले साल सेल 10% बढ़ेंगी, तो हमने बजट कर लिया कि पिछले साल एक्चुअल में 10% इजाफा। अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, उसने ये नहीं लिखा कि सेल्स अगले साल बजटेड सेल से 10% ज्यादा होंगी। उसने लिखा है सेल्स अगले साल 10% बढ़ेंगी। तो 10% बढ़ेंगी जहां पे खड़ी हैं वहां से। अगर वो कहता था 10% बढ़ेंगी बजटेड सेल से, तो फिर हम पिछले साल का बजट लेके उसमें 10% डालते। लेकिन जब साइलेंट है तो लॉजिकल अजम्पशन क्या है कि भाई एक्चुअल की बात हो रही है, पिछले 10% बढ़ेंगी जहां पे खड़ी हैं वहां से। तो जहां पे हैं सेल्स 22,800, ये अगले साल का बजट हमने बना दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगले साल क्या होगा? इन्वेंट्री बैलेंसेस की पॉलिसी नोट नंबर 3 में अवेलेबल है। एवरेज 1 मंथ्स बजटेड सेल्स, ये साल की सेल है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल एक महीने की सेल के बराबर होगा। 25080 डिवाइड विद 12, एक महीने की सेल कितना जी? 2090। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये कहां से आया? पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इसका ताल्लुक किस सेल से होगा? पिछले साल की बजटेड से। जिस तरह ये अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका ताल्लुक अगले साल के बजट से है। ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका ताल्लुक पिछले साल की बजटेड सेल से होगा। पिछले साल की बजटेड सेल कितनी थी? 24,000 डिवाइड विद 12। अब ये देखिए सारी चीजें उसने क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं, जरा तकसीम करते जा रहे हैं। कितना आया? 2000। लीजिए यूनिट्स फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 25170। जैसे उसने हमें चीजें बताई, हम उसी अंदाज में चीजों को ट्रीट करते जा रहे हैं, कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ये अगले साल की वर्किंग हो रही है, ये अगले साल का बजट है जो पिछले साल की सेल से 10% ज्यादा पे हम सेट कर रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, सॉरी जी, यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हैं बेटा। इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट याद है? प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी है आपने? क्यों नहीं पढ़ी अभी तक? कितनी देर होगी क्लासें शुरू किए हुए? और मैंने क्या कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी बजटिंग के साथ साथ चलनी चाहिए, और इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के दूसरे लेक्चर में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं, आप रिपीट कर रहे हैं ना कॉस्ट, इसका मतलब अभी भी सीरियस नहीं। आप चाहते हो तीसरी दफा भी आप पढ़ो कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आपकी मर्जी है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका रवैया बताता है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपका रवैया बता रहा है कि आपके टारगेट्स क्या हैं। आप रिपीट कर रहे हो और आपने भी प्रोसेस कॉस्टिंग को हाथ नहीं लगाया, और हमारे 2 लेक्चर गुजर रहे हैं और हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के पास पेपर क्वेश्चन क्लास में करने हैं, और आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का भी एक लेक्चर भी शायद नहीं सुना। इस रवैये से बेटा नहीं चल सकते आप, ठीक है। आप तो ठोकर खा के आए हो, फिर अगर ये हालात हैं आपके तो मुझे नहीं समझ आती क्या चाहते हैं आप लोग। ये हैं जी फिनिश गुड्स के यूनिट्स जो बने। अब आइए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो हमने इस पीरियड में काम किया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसने क्या जी 1500 यूनिट्स होते हैं, 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल, 100% कंप्लीट एज टू मटीरियल। 1500 यूनिट्स मतलब सारे का सारे इसी पीरियड में इन पे काम हुआ, और ओपनिंग स्टॉक भी 100% है 1500 यूनिट्स। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक पे काम पिछले महीने हो गया था, तो इसका खर्चा हमने इस महीने में नहीं डालना, तो वही 1500 यहाँ से लेस हो गया। मैंने आपको कहा था इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ
कि हो सकता है आपको जो सवाल है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स फ़र्क हों। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ हो रहा है, क्लोजिंग कुछ हो रहा है, तो फिर तो इम्प्लीकेशन आ जाती ना सब में। यहाँ पे तो 1500 कैंसिल हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी इस वैल्यू पे। लेकिन अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स फ़र्क होंगे तो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट, हम इसको इस तरह ट्रीट करते हैं। बोलिए जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स वही आगे 25 170। ये मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स जिनको हमने प्रोडक्शन की है, ये मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने प्रोडक्शन की है वो हमारे पास आ गए कि हमने 25,170 यूनिट्स की मटेरियल की कॉस्ट इनकर की है करंट पीरियड में। अगले पीरियड में हम 25,170 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट इनकर करेंगे। इसी अंदाज में हम कन्वर्जन की भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना सकते हैं। सारी वैल्यूज यही रहने वाली हैं, 25080, 2090, 2000, 25170, लेकिन यहां पे फर्क आएगा। 60% कंप्लीट है, 1500 का 60 900 और क्लोजिंग भी 60 है, तो ये भी 900 ही है। वैल्यू वही आ गई, लेकिन मैंने आपको सिर्फ अलग-अलग शो किया कि एग्जाम में अगर यूनिट्स फ़र्क होंगे तो ये वैल्यूज़ बदलेंगी। ओपनिंग स्टॉक 1500 होता, क्लोजिंग 2000 होता या 500 होता, तो आपकी मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स कुछ और आने थे, कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स कुछ और आने थे। तो मैंने आपको वो फॉर्मेट दिया है जिसमें आप उस चीज़ को भी हैंडल कर सको। आपके जो सोल्यूशन है उसमें इस तरह मटेरियल और कन्वर्जन के अलग-अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं बनाए गए, विच इज़ नॉट गुड। ये सही प्रेजेंटेशन ये है। यहाँ पे तो जैसे आप ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट ना भी करते, 25,170 ऊपर भी फिगर आ रही है, उसी को लेके चले जाते तो भी गुजारा आपका हो जाना था। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट सेम है तो उसकी एडजस्टमेंट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू लर्न द फॉर्मेट। ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा ही है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट सेम हो। आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये फ़र्क हो सकते हैं, सो यू शुड लर्न व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन। अच्छा, हम एक वर्किंग और कर लेते हैं, दैट इज़ कॉस्ट पर यूनिट की। हमारी करंट कॉस्ट पर यूनिट उसने 2680 गिवन है। हम अगले साल की कॉस्ट पर यूनिट भी बना लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इधर भी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, इधर वैल्यूएशन चाहिए, यहाँ पे वैल्यूएशन चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमें वैल्यूएशन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कॉस्ट पर यूनिट डिटर्मिन कर लेते हैं। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए मैं एक वर्किंग 2 बनाता हूँ और हम दोनों कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एक तो लिखी भी है ना, तो करंट तो हमें गिवन है, तो हम बजटेड कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं, रुपीज़ बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। हमारे एलिमेंट्स हैं मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ये जी हमारे पास एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, जिनको लेके हम कॉस्ट, बल्कि हम कन्वर्जन कॉस्ट का एक सब टोटल अलग ले लेते हैं और यहां पे फिर कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। लेट्स स्टार्ट विद द लेबर। मटेरियल को बाद में डील करते हैं, पहले कन्वर्जन कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। लेबर, पिछले साल लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या थी हमारी? लेबर कॉस्ट पर यूनिट 800। अगले साल इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं? नोट नंबर 4 में इन्फ्लेशन 10% और नोट नंबर 6 की थर्ड बुलेट एफिशिएंसी 7%। एफिशिएंसी का मतलब टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम होगी। 7% से एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब 7% टाइम कम लगेगा, 7% कॉस्ट कम होगी। और इन्फ्लेशन का मतलब 10% इन्फ्लेशन का मतलब 10% कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमारी अगले साल की लेबर कॉस्ट 800 इंटू 93% इंटू 110%, ऐसे ही है जी। अगले साल की लेबर कॉस्ट क्या होगी? 818.40। ये जी अगले साल की लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम मेजर कर रहे हैं। अगले साल हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? पिछले साल 800 थी, अगले साल 2 चेंजेस आ रही हैं। एक 7% एफिशिएंसी बढ़ रही है
और एक 10% से इन्फ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारा इजाफा आता है लेबर कॉस्ट में, एफिशिएंसी की वजह से कमी आती है लेबर कॉस्ट में। अगले साल की बजटेड लेबर कॉस्ट हमारी क्या आएगी? 818.40। बार बार मैं आपसे एम्फेसाइज करता जा रहा हूं, जो कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी हैव टू फॉलो दैट। हाँ, क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो हमें अपने प्रिंसिपल जो हमने सीखे हुए हैं उनको लेके आना है सामने। अदरवाइज बेसिक रूल इज व्हाटएवर रिटर्न पढ़िए, उसके हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट कर दीजिए। वेरिएबल ओवरहेड पिछले साल 500 था, अगले साल इसमें क्या चेंज आने वाली है? एक तो है इन्फ्लेशन 8%, इसके अलावा कोई चेंज? कॉस्ट पर यूनिट पे बात कर रहे हैं बेटा, पर यूनिट पे तो वॉल्यूम असर नहीं ना डालता, पर यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट में तो सिर्फ इन्फ्लेशन का जिक्र नजर आ रहा है। तो पिछले साल थी 400 थी 500 थी 500 थी, और इसमें 8% का इन्फ्लेशन 108% कर दो या 1.08 कर दो, एक ही बात है, 540 ये आ गया जी। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पिछले साल 400 थे, इसमें क्या चेंज आने वाला है? डेप्रीसिएशन के अलावा जो है ओवरहेड उसमें 5% चेंज आने वाला है। और डेप्रीसिएशन में चेंज क्या आएगा? नोट नंबर 6 बुलेट 1। इसका मतलब हमें पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स को ब्रेक करना है, कैश कॉस्ट एंड डेप्रीसिएशन कॉस्ट में, और फिर उसमें हमने वो चेंजेस जो उसने बताई हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पहली बात, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? वर्किंग 2.1 हम इसके लिए बनाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? वर्किंग 2.1 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज budgeted fixed overheads divided with budgeted production. This is how you get to the overhead cost per unit. Budgeted production you have already worked out. ये budgeted production फिगर है आपकी कन्वर्जन के कॉलम में। ओवरहेड्स कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा है ना, तो कन्वर्जन कॉस्ट की प्रोडक्शन आप लेंगे 25,170। अब आपको अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए। अगले साल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन ऑफ यू थिंक ऑफ अगले साल के बजटेड ओवरहेड कैसे आएंगे? यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज नेवर इनकर्ड पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमेशा लाई जाती है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड एनुअल ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड एनुअल प्रोडक्शन। फार्मूला हमने ले लिया, बजटेड एनुअल प्रोडक्शन हमारे पास है, बजटेड एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए, कहां से आएंगे? एक हमें बेस फिगर चाहिए जिसमें दो एडजस्टमेंट डालनी है। वो बेस फिगर में दो एडजस्टमेंट, 5% इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन की रिवीजन। बेस फिगर कहां से आनी है? व्हाट शुड बी द बेस फिगर जिसमें एडजस्टमेंट्स करनी है आपने? 400 को मल्टीप्लाई करेंगे किस फिगर से? पिछले साल की कौन सी प्रोडक्शन? बजटेड से। क्यों बजटेड से क्यों करेंगे? क्या ये फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है 400? इज दिस फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट? रीड द नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 का जुमला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? दिस इज एक्चुअल। ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कहां से आई होगी? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आपकी आती है एक्चुअल कॉस्ट ओवर एक्चुअल प्रोडक्शन से। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी जुमला बोला था जब उसने कहा था कि आपकी सेल्स 10% बढ़ेंगी। मैंने आपको बताया तो उसने ये नहीं कहा कि बजटेड से 10% बढ़ेंगी। जब नहीं बताया तो फिर वो एक्चुअल से बढ़नी है। तो यहां पे भी उसने कहा फिक्स्ड कॉस्ट में 5% इजाफा आएगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो इजाफा बजट में आना है या एक्चुअल में आना है? इजाफा एक्चुअल में आना है। और एक्चुअल हमें अब हमारी जो वर्किंग होगी इसकी से ये 2.2 की अगर हम इसकी वर्किंग बनाएं तो हमारी 2.2 वर्किंग होगी करंट ईयर्स एक्चुअल
फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसमें से लेस करेंगे करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन में इजाफा फर्क है, वो लेस कर दोगे। ये आपकी आएगी जी ओवरहेड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। इसमें आपने डालना है इन्फ्लेशन का इंक्रीज। कितनी इंक्रीज है जी इन्फ्लेशन? 5% का मतलब मल्टीप्लाई कर दो 105% से। ये आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन आ गई। इसमें वापस ऐड कर दो बजटेड डेप्रीसिएशन नेक्स्ट ईयर की। ये आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ गए अगले साल के, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। यू हैव टू थिंक आपने चीज़ों पे कैसे पहुंचना है। सवाल एक दफ़ा, दो दफ़ा पढ़ते हो, तीन दफ़ा पढ़ते हो तो ये चीज़ें खुद ब खुद कनेक्ट होना शुरू होती हैं आपकी। ये पॉइंट्स, वर्ड्स रजिस्टर होना शुरू होते हैं आपको कि भाई कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। सो अगले साल के लिए उसने चेंजेस बताई हुई हैं। अनलेस वो कहे कि वो चेंजेस बजटेड में करो, इट इज़ अंडरस्टूड वो चेंजेस एक्चुअल में होने वाली हैं। इन्फ्लेशन की वजह से ओवरहेड ने बढ़ना है तो हम बेस एक्चुअल ओवरहेड्स को लेंगे, अनलेस एग्जामिनर कहे कि आप बजटेड ओवरहेड में चेंजेस करो। तो यहां पे उसने नहीं कहा, जैसे उसने सेल्स में नहीं कहा हमने एक्चुअल सेल्स में चेंज डाली, उसने ओवरहेड में जिक्र नहीं किया, हमें एक्चुअल ओवरहेड्स को बेस लेके चलना है। और उसके बाद जैसे उसने बातें की कि जी डेप्रीसिएशन के अलावा खर्चों में 5% इजाफा है, डेप्रीसिएशन अगले साल क्या होगी, उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मेट बना लिया। अब वैल्यूज फीड करते हैं तो पिछले साल के एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे, पिछले साल की एक्चुअल कॉस्ट 400 पर यूनिट इनटू पिछले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन 23760। लीजिए एक्चुअल ओवरहेड पिछले साल का क्या है? 9504000। पिछले साल की डेप्रीसिएशन 5.8 मिलियन, तो डेप्रीसिएशन के अलावा खर्चा 3704000। 5% इजाफा डालो इन्फ्लेशन का इसमें 3889200। अब नई डेप्रीसिएशन 7016800 ऐड कीजिए। अगले साल का फिक्स कॉस्ट 109006। लीजिए ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ गया आपके अगले साल के, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अगले साल के। आपको बेस पता होनी चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमेशा इस फार्मूले से निकलेगी। जब हम बजट कर रहे हैं तो बजट में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इस फार्मूले से निकलती है। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करते हैं बजटेड प्रोडक्शन से। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कहां से आने हैं, बजटेड प्रोडक्शन कहां से आनी है, उसको भी हम अलग-अलग देख चुके हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? उस फिगर को इधर फीड करके 1090600 जी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 433.2.29 433.29। यहां से आप कन्वर्जन कॉस्ट ले सकते हो, कितनी बनी यहां पे? 1791.69। दिस इज योर कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। दिस इज योर बजटेड, सारा बजटेड डाटा है, बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट का इस्तेमाल कहां पे होने हैं? यहां पे देखिए जरा, बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट इधर इस्तेमाल होनी है 25170 मल्टीप्लाइड विद 1791.69। लीजिए जी, यहाँ से आपको अगले साल की बजटेड टोटल जो है कन्वर्जन कॉस्ट मिल जाएगी। कितनी आती है जी? 45096,867। दिस इज योर कन्वर्जन कॉस्ट अगले साल की। सॉरी, लास्ट इज 837। कन्वर्जन कॉस्ट
अगले साल हमारी क्या होगी, उसने जो जो चेंजेस हमें बताई, लेबर में 2 इम्पैक्ट, एफिशिएंसी, इन्फ्लेशन। ओवरहेड में 1 इम्पैक्ट, सिर्फ इन्फ्लेशन। ओवरहेड में 2 इम्पैक्ट, 1 इन्फ्लेशन, 1 डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे उसने इम्पैक्ट बताए थे उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया और हमें कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। यानी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब हमने मटेरियल कॉस्ट की वर्किंग बनानी है, उससे पहले कन्वर्जन कॉस्ट पे 1791.69 पर यूनिट, ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। और हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनाई हुई है उसमें कन्वर्जन कॉस्ट हमने इन यूनिट्स पे अप्लाई करनी है। ये वैल्यू हमारी वर्किंग 1 से आई है और ये वैल्यू हमारी वर्किंग 2 से आ रही है। ऑलवेज रेफर योर वर्किंग, जो वैल्यूज आप यूज कर रहे हो ये कहाँ से आ रही हैं, वर्किंग को रेफर करके चलिए। ये प्रेजेंटेशन आपकी एग्जाम के लिहाज से गुड इनफ है कि आप इस तरह वर्किंग रेफर करके चल रहे हैं। और मैंने आपको कहा हुआ है कि एक एक लाइन छोड़ के काम किया हो आपने, और ये स्पेस आपकी बड़ी होगी तो आपके लिए वर्किंग को मैनेज करना, प्रेजेंट करना, रेफर करना बड़ा आसान हो जाता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब मटेरियल कॉस्ट के ऊपर चलते हैं जी। जी कोई सवाल यहाँ पे? जी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल की उसने बताया 49 kg 980 रुपीज़ के बने। पिछले साल 49 kg 980 रुपीज़ के बने। इसमें रेट कितना निकलता है? 20। लास्ट ईयर का हम अंडरस्टैंड कर लें ज़रा। लास्ट ईयर्स कॉस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ 49 kg इंटू 20, ये 980 ऐसे बना हुआ है। अब वो हमें क्या कह रहा है कि अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल रेट बढ़ेगा 8% से। तो ये जो 20 है इसने मल्टीप्लाई करना है 1.08 से। क्या क्वांटिटी सेम रहने वाली है? क्वांटिटी बदलने वाली है। नोट नंबर 6, बुलेट नंबर 2, वेस्टेज 5% से रिड्यूस होके कहां पे आएगी? 2% पे। वेस्टेज कम होनी है। अगेन मैंने कल आपसे सवाल पूछा था, ये कॉस्ट है ना, तो ये कॉस्ट में जो वेट लिया जाता है ग्रॉस होता है नेट होता है? दोबारा सोचो, कल सारे ग्रॉस कह रहे थे, आज नेट की बात आनी शुरू हो गई है। कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन ग्रॉस। कॉस्ट हमेशा ग्रॉस पे मेजर की जाती है, ठीक है जी। ये ग्रॉस वेट है। अब उसने कहा वेस्टेज आपकी कम होने जा रही है, तो वेस्टेज कम होने जा रही है तो इसका क्या मतलब है? ग्रॉस बदलेगा या नेट बदलेगा? ग्रॉस। वेस्टेज कम होनी है, नेट क्वांटिटी तो ये मार्कर में जितनी लग रही है वो उतनी रहनी है ना। वेस्टेज कम होने जा रही है, तो वेस्टेज कम हो रही है तो ग्रॉस ने कम हो जाना है। अब ग्रॉस ने कम होने हैं बट नेट ने कम नहीं होना। तो अब ये ग्रॉस में एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी इसकी तरह वर्किंग देख लीजिए। करंटली 49 kg हम इनपुट करते हैं ग्रॉस, इसमें से कितना लॉस होता है? 5%। इसका मतलब करंटली ये हमारी नेट क्वांटिटी है। ऐसे ही है जी, ये हमारी नेट क्वांटिटी है। अब आइंदा भी नेट तो यही रहनी है, आइंदा भी नेट तो यही रहनी है, लेकिन आइंदा नेट कितनी वेस्टेज के बाद आएगी? 2%। तो आइंदा ग्रॉस क्या होने वाली है? ठीक हो गया जी? अब आप ये वैल्यूज रिवाइज करके बताइए, अगले साल क्वांटिटी क्या होगी रिवाइज होके? 47.5 kg, और अगले साल प्राइस क्या होगी? 21.6। लीजिए जी, यहां से बताइए अगले साल आपकी 1026। अब मैंने आपको ये एक तरीके से डिटेल में दोनों को अलग-अलग करके बताया। अदरवाइज इफ़ यू हैव द ग्रिप तो एक लाइन में वहीं पे भी हम लिख सकते थे। जैसे मैं अगर चाहता तो मैं यहाँ पे भी जिस तरह एग्जामिनर ने आपका लिखा हुआ है 980 इंटू 95% ओवर 98% इंटू 1.
108 या 108%, ये डायरेक्ट 1026 यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन मैंने आपको उसको ज़रा ब्रेक करके कि केजीज़ में क्या चेंज आ रहा है, रेट में क्या चेंज आ रहा है दिखा दिया। वो चेंज आप डायरेक्ट ऐसे कॉस्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ से आप मटेरियल कॉस्ट ले सकते हो। 1026 प्लस 1791 कितना बना? 281.69। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, रेट भी बदल रहा है, क्वांटिटी भी बदल रही है। क्वांटिटी में चेंज क्या है, रेट में चेंज क्या है? जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन ग्रॉस क्वांटिटी, याद रखिएगा। कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी ली जाती है। तो 49 kg इज योर ग्रॉस क्वांटिटी। वेस्टेज कम होने का मतलब ग्रॉस क्वांटिटी बदलेगी, नेट नहीं बदलेगी। तो नेट तो पहले भी 47.5 थी, सॉरी 47.5 नहीं, 49 का 95% थी, आइंदा भी वही रहेगी। लेकिन उसके हिसाब से ग्रॉस हमने देख लिया कि अब ग्रॉस 49.5 kg हो जाएगी, नॉट 49। जी बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कॉस्ट आपको गिवन है 49 इंटू 20। कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है। अब इस स्टेटमेंट में कोई एम्बिगुइटी है तो बताओ। ग्रॉस मतलब जो आप फीड करते हो फैक्ट्री में, उसमें से कुछ ज़ाया हो जाता है, हमें पता है, बट कॉस्ट हमेशा जो फैक्ट्री में फीड करते हैं उस पर ली जाती है। तो 49 kg हम फीड कर रहे हैं, ये ग्रॉस है। उसने बताया कि ग्रॉस में से आपका 5% ज़ाया होता है। इसका मतलब अभी हमारा नेट क्वांटिटी इतनी इस्तेमाल हो रही है, आइंदा 2% ज़ाया होगा। तो नेट क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाली, लेकिन नेट अब ग्रॉस का 98 होगा। कॉस्ट तो ग्रॉस पे होती है ना, तो ये नेट है। नेट अगर 98 है तो 100 क्या है? ग्रॉस आपका 49 से 47.5 पे आता है। आपका 49 का 95% और 47.5 का 98% बराबर हैं। नेट क्वांटिटी वही है, ग्रॉस बदल गई है। पहले 49 का 95% फिनिश प्रोडक्ट में जा रही थी, अब 47.5 का 98% फिनिश प्रोडक्ट में जाएगी। लेकिन आपकी कॉस्ट ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है। पहले 49 kg पे आपकी कॉस्ट आती थी, अब 47.5 kg पे आपकी कॉस्ट मेजर की जाएगी। अच्छा, जब इसका इस्तेमाल, ये जो हमने मटेरियल की कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट निकाली है ना, इसके इस्तेमाल ज़रा देख लीजिए कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा डाटा हमारा यहाँ पे पॉपुलेट होने लगा है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं पता है जी? 2090। ये फुल यूनिट्स हैं। फुल यूनिट्स आर वैल्यूड एट फुल कॉस्ट। ठीक हो गया जी? तो ज़रा बोर्ड पे तवज्जो कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स? 2090 वैल्यूड एट 2817.69। लीजिए बोलिए क्या आता है? 51588972। पॉइंट्स में रहने दीजिए, मिलियन में फिगर है, इनके डेसिमल नहीं लेना। पर यूनिट डाटा था, डेसिमल लिया। इतनी बड़ी फिगर्स हैं, डेसिमल, रुपीस में डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज को डेसिमल नहीं लगाते हम, पर यूनिट डाटा हो उसको डेसिमल लगाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स हैं ओपनिंग स्टॉक के? 2000। ये किस रेट पे वैल्यू होंगे? करंट ईयर 2680। 2680 जी, कितनी वैल्यू है इनकी? 536 1 2 3 4। लीजिए जी, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन आ गई जी हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स हमारे पास थे, कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स हम पहले ले चुके हैं वर्किंग 1 में,
और कॉस्ट हमने वर्किंग 2 में ली है। रेफरेंस यहाँ पे भी हम वर्किंग 1 और वर्किंग 2, ये वर्किंग 1 ये आंसर से है, ये वर्किंग रेफरेंस नहीं है। अभी तक जब हमने वैल्यूज़ वर्कआउट की हैं उन वैल्यूज़ को अब हम यूज़ करते जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में, और देखते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कहाँ तक पॉपुलेट होती है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स FIFO पे चल रहे हैं, याद रखना इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स FIFO में करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट हमें उसने गिवन है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस किधर है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जी आपका ये है 1500 मटेरियल 900 कन्वर्जन, 1500 मटेरियल 900 कन्वर्जन, याद है ना प्रोसेस कॉस्टिंग? मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज नहीं आने वाला, पिछले टॉपिक्स का नॉलेज ही चलता जा रहा है। तो इनकम्प्लीट क्लोजिंग स्टॉक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है। इनकम्प्लीट प्रोडक्ट को हम एलिमेंट वाइज वैल्यू करते हैं, जो वहां सीखा था वही यहां यूज होने जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट्स मटेरियल के वैल्यूड एट 1026 एंड 900 यूनिट्स कन्वर्जन के वैल्यूड एट 1791.69। कितना आया जी? 3151.521 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट, यहां पे वैल्यूज उसने गिवन है ओपनिंग स्टॉक की, तो कॉस्ट इधर गिवन है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1500 इंटू मटीरियल कितना था पिछले साल? 980 प्लस 900 कन्वर्जन पिछले साल कितनी थी? 800 जमा 500 जमा 400 1700। लीजिए ओपनिंग स्टॉक 3 मिलियन। अब हमारी सिर्फ एक फिगर रह गई है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आएगी तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट होता है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वैल्यू करने के लिए हमने करंट पीरियड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट निकाल ली थी, और ओपनिंग स्टॉक के लिए हमने करंट पीरियड कॉस्ट जो हमें गिवन थी वो इस्तेमाल की। हमने फिनिश गुड्स को भी वैल्यू कर लिया, हमने वर्क इन प्रोसेस को भी वैल्यू कर लिया। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आखिरी फिगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की रह गई है। बेटा हम प्रोसेस अकाउंट बना नहीं रहे, हमें तो देखना है हमें चाहिए क्या। हमें तो क्वांटिटी चाहिए पर यूनिट कितनी लगनी है, ठीक है, क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए, और वो भी ग्रॉस क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि हमारी कॉस्ट ग्रॉस क्वांटिटी पे निकलती है। जिस तरह पिछले साल 49 kg थी, ठीक है, तो अब वेस्टेज रिवाइज हो जाए तो अगले साल हमारी ग्रॉस क्वांटिटी 47.5 पे चली जाती है, मतलब कि इनपुट उस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि वेस्टेज कम होनी है ना, तो इनपुट रिड्यूस हो रही है। ये हमारा फैक्टर जो बना है 49 इंटू 95% ओवर 98%, ये इनपुट की वेस्टेज की एडजस्टमेंट है। अगर वेस्टेज रिड्यूस हो रही है तो हमारी इनपुट 49 से 47.5 पे आ जाएगी अब। और मैंने उसी की आपको एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। 49 का 95%, 47.5 का 98% इज़ द सेम, नेट इज़ द सेम। नेट क्वांटिटी जो प्रोडक्ट में लग रही है वो सेम है। इनपुट 49 से 47.5 पे आ गई है क्योंकि अब वेस्टेज कम होनी है। अच्छा जी, अब लास्ट फिगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगी? कैसे आएगी? यूनिट्स इनटू ये। एनीवन हु डिसएग्री विद दिस कैलकुलेशन? एक और बाकी सबका ख्याल है कि दिस इनटू दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं जी? बेटा मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम्ड नॉर्मली तो हम ऐसे ही करते हैं ना, प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मली तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहला हिस्सा आपने सही कहा, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ तक अब ठीक हो, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होने वाला, इसका जवाब चाहिए। कंपनीज फॉलोइंग FIFO। FIFO सिर्फ फिनिश गुड में नहीं लगता, वर्क इन प्रोसेस में नहीं लगता, FIFO रॉ मटेरियल पे भी लगता है। ये तो अगले साल की कॉस्ट है, तो कंजम्पशन में तो पहले ओपनिंग स्टॉक इस्तेमाल होना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना हमारे पास, तो पहले ओपनिंग स्टॉक इस्तेमाल होना है।
फिर करंट पीरियड कॉस्ट पे मटेरियल इस्तेमाल होगा। तो हमें यहां पे देखना क्या पड़ेगा, हमारी कंज्यूम्ड क्वांटिटी कितनी है, पहले क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, उसमें से देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक में कितनी क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, उसको अलहदा करना पड़ेगा, वो ओपनिंग स्टॉक पे जाएगी 20 के हिसाब से, 20 पर केजी के हिसाब से जाएगी, और फिर जो करंट, जो बाकी क्वांटिटी करंट परचेज से होगी वो 21.6 के हिसाब से जाएगी। ठीक है जी। तो हमें इसको क्वांटिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। क्वांटिटी को हम ब्रेक करेंगे दो रेट्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। इसकी अब हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी रॉ मटेरियल के लिए। हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कितनी है, अगले साल में हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली यही फिगर यूज करेंगे। हमने 25,170 यूनिट्स बनाने हैं मटेरियल के, और पर यूनिट कितनी क्वांटिटी लगती है हमारी, ये आ रही है जी 47.5 kg। तो हमारी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट 95620 kgs। ये है जी हमारी अगले साल की रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट 1195,625 1195,575। अब ये कैसे 620 आ गया बेटा, ये इसको इससे ज़रब देने में कहाँ पे राउंडिंग ऑफ है? अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? एक चीज़ याद रखिए, जब एक राउंड ऑफ करके एक वैल्यू लिख दी जाती है ना यहाँ पे, फिर आप उस वैल्यू को कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। फिर कैलकुलेटर पे जो 8 या 6 डेसिमल वाली वैल्यू होती है वो इस्तेमाल नहीं होती। जब एक बार राउंड ऑफ कर दिया फिर इस फिगर को लेके आप चलेंगे कैलकुलेशन में। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये हमारी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये सारी की सारी कंजम्पशन इस रेट पे नहीं होनी। FIFO पे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है हमारे पास। तो हमें इसमें से हमें देखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। इसको हम अलहदा कर देते हैं। पहले हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। क्या है पॉलिसी कंपनी की? एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। मतलब पिछले साल में जो बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से जो कंजम्पशन थी सालाना, उसमें से 2 महीने की निकाल लो। जैसे उसने कहा पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी 25,000, और इसके हिसाब से पिछले साल की बजटेड कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विद 49 का जी, ये पिछले साल की पूरी कंजम्पशन आ गई। इन्वेंट्री उसने कहा 2 महीने की कंजम्पशन के बराबर, तो डिवाइड विद 12, 1 महीना हो गया, इंटू 2 मंथ हो गए, तो कितना हुआ ओपनिंग स्टॉक? 204,167। ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम करंट परचेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम करंट परचेजेस, वो बैलेंस निकाल लो। मतलब चलें इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं फ्रॉम करंट परचेजेस, तो ये आगे फिगर रॉ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम करंट फ्रॉम न्यू परचेजेस, करंट की जगह हम न्यू लिख देते हैं, फ्रॉम न्यू परचेज। कितना जी? 1408। अब हमने टोटल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करना है, ओपनिंग में से कितना होगा और नेक्स्ट ईयर परचेज में से कितना होगा, न्यू परचेज में से कितना होगा। हमें इसको कंजम्पशन को ब्रेक करना पड़ा क्योंकि हम FIFO फॉलो कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बदलने वाली है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बदल रही है, तो हमें क्वांटिटी को ब्रेक करना पड़ रहा है। हम इसको 1026 पे अप्लाई नहीं कर सकते सारा रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब इन फिगर को लेके आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे आएगी। आप कहेंगे जी आपका 204 167 20 kg पे खरीदा गया है, और 991 408 21.6 पे लगेगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन यहां से निकलेगी आपकी 254,753। नहीं जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट इज कंप्लीट।
इसके लिए वर्किंग 1 2 2 तक गए थे, प्रॉब्ली दिस इज योर वर्किंग 3, वर्किंग 3 है, ये वर्किंग 3 का रेफरेंस यहाँ पे आप दे देंगे। वर्किंग 3 से हमने क्वांटिटीज उठाई हैं और वर्किंग ये हमारा रेट्स की वर्किंग थी, ये वर्किंग 2.2 थी शायद, या इसको नंबर नहीं दिया आपने, बार नंबरिंग में थोड़ी सी मिस कर गया, देख लीजिएगा इसको जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बजट हमारा रेडी हो गया है, अब हमें सिर्फ सम करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। इस आंसर की प्रेजेंटेशन जो आई कैप की है वो ज़रा थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग से उसका फॉर्मेट हट के है, मैंने वो फॉर्मेट अडॉप्ट किया है जिससे आप फेमिलियर हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड देन प्लस माइनस क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ उसने भी यही लिए हैं, लेकिन ऊपर नीचे कहीं प्लेस कर दिए हैं जिससे आपको देखने में वो लगता है कि पता नहीं कौन सी वो नई कोई चीज़ आ गई है बीच में। नथिंग न्यू, सेम फॉर्मेट जो आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। पीएनएल में उसी फॉर्मेट में हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट बनाया है। नोट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पॉलिसी इन्वेंट्री बैलेंसेस की क्या है, ओपनिंग स्टॉक इस पीरियड का है ना, बजटेड पीरियड का, तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग हुआ, पिछले पीरियड की बजटेड प्रोडक्शन पे बेस करेगा। पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स, पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन पे बजटेड कंजम्पशन 49 से ज़रब दें आप, पिछले साल की बजटेड कंजम्पशन आती है। उसने कहा ये 2 महीने की कंजम्पशन के बराबर, तो वो साल की कंजम्पशन है बटा 12 इंटू 2 महीने की कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रहा है जी यहाँ पे फिगर, वन टू 14097, ये जी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। बजटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली एक लेंथी क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन जनरली जो कि आप पहले नंबर पे कर रहे होगे या मे भी तीसरे चौथे नंबर पे करने वाला सवाल होता है। पहले नंबर पे जैसे आपको बताया, पहला दूसरा सवाल हमेशा हम आसान तरीन और आसान तर सवाल करने की कोशिश करते हैं। बजटिंग जनरली, आई एम रिपीटिंग, जनरली, इट्स नॉट ऑलवेज, जनरली इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। जैसे कल भी हमने देखा, हमें तकरीबन कोई 1.25 घंटा लगभग लग गया था, इस पर भी ऑलमोस्ट हमें डिस्कशन करते हुए, समझते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए घंटे से ऊपर ही टाइम लगा है इसको करने में। अच्छा जी, हमें अगला सवाल हमारा, हम सिर्फ उसकी एक वर्किंग आग छोटी सी डिस्कस करेंगे, पूरा सवाल पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास सवाल पढ़ने के लिए भी जो टाइम चाहिए, समझने के लिए जो टाइम चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल एक छोटा सा एक वर्किंग डिस्कस करूँगा। पहले सवाल का बैकग्राउंड देख लें। ये सवाल स्प्रिंग 16 में जैसे आया, ऑटम 17 का सवाल हमने अभी देखा था, कैफ 8 का, ये स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पीएनएल और एक कैश बजट। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम कैश बजटिंग पे शिफ्ट करने लगे हैं शायद। कैश बजट इस सवाल से शुरू होगा और उसके बाद हम कुछ कैश बजट के ही क्वेश्चंस करेंगे। पीएनएल के वी हैड सफिशिएंट डिस्कशन, अब कुछ सवाल कैश बजट के हम आगे चल रहे होंगे। इसका जो पार्ट है वो हमारा आखिरी, फिलहाल इस स्पेल में, इस राउंड में आखिरी क्वेश्चन होने वाला है बजटिंग के ऊपर, पीएनएल के ऊपर। पार्ट ए है प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 28 February 2017 and prepare budgeted cash flow statement for the year ending 28 February 2017. Assume all transactions occur evenly throughout the year, 360 days unless otherwise specified. साल में 360 दिन लेने हैं, ट्रांजैक्शंस को इवनली लीजिए unless otherwise specified. हमें पीएनएल बनाना है, हमें कैश फ्लो बनाने हैं। हम आज सिर्फ फोकस करेंगे पीएनएल में भी सेल्स की फिगर, पीएनएल में सेल्स की फिगर पर फोकस करना है। उसके लिए आपको जो डाटा अवेलेबल है, मैं अगर आपसे शेयर करूं, उसने मुझे जैसे बताया, रेनबो पेंट्स लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग February 17. द फॉलोइंग डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीएनएल फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर, जो साल अभी खत्म हुआ 16 में, उससे निकला डाटा। और उसमें सेल्स की फिगर हमें बताई गई हैं, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 109 मिलियन। हम सिर्फ सेल्स की फिगर पर जा रहे हैं, आगे हम अभी जा ही नहीं रहे। पिछला साल जो भी खत्म हुआ है उसमें हमने 109 मिलियन की सेल्स की हैं, जिसमें 19 मिलियन की कैश सेल्स हैं। इसका मतलब क्रेडिट सेल कितनी हुई, 90 की क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आप आ जाइए नोट नंबर 1 पे।
इस P&L के नीचे नोट नंबर 1 आ रहा है, फॉलोइंग प्रोजेक्शन या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 5%। 10% से वॉल्यूम बढ़ेगा, 5% से प्राइस बढ़ेगी। द रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स वुड बी 25 एंड 75%। कैश सेल्स आर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सिर्फ हमने एक पिछले साल की सेल्स की फिगर पढ़ी है और हमने ये नोट नंबर 1 पढ़ा है। पिछले साल सेल्स क्या थी और अगले साल क्या होने जा रहा है, सिर्फ हमने ये पढ़ा है। इसके हिसाब से हमने अगले साल की सिर्फ सेल्स फोरकास्ट करनी है और हम आज कोई वर्किंग नहीं करने वाले। एक बार फिर जरा डाटा पढ़ लीजिए, नोट नंबर 1 पढ़ लीजिए, ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, देन विल स्टार्ट डिस्कशन। अच्छा जी, बजटेड सेल्स बनानी है तो हमें बजटेड सेल्स में कैश और क्रेडिट को अलग-अलग ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कैश सेल्स पे डिस्काउंट आना है ना, तो हमें कैश सेल्स की फिगर अलग चाहिए। मैं अगर लास्ट ईयर की जो फिगर्स हैं वो जैसे अवेलेबल हैं वो लेके आऊँ, लास्ट ईयर्स सेल्स हमें नेट अवेलेबल हैं, तो आई स्टार्ट विद द नेट फिगर, रुपीज़ इन मिलियन। दिस इज 19, दिस इज 90 एंड द टोटल इज 109। ये गिवन फिगर है जी हमारे पास लास्ट ईयर की। अब उसने हमें जो चीज़ें बताई हैं, उसने कहा जी 10% से वॉल्यूम बढ़ना है, 5% से प्राइस बढ़नी है और प्रोपोर्शन भी 25-75 आ जाना है। ऐसा ही है जी, अभी ये 25-75 का प्रोपोर्शन नहीं है। इसका मतलब हमें वॉल्यूम में इजाफा डालना है, प्राइस में इजाफा डालना है और फिर नया प्रोपोर्शन 25-75 उसमें तकसीम करना है। लेकिन इसमें जो सिर्फ एक कैच है, वो कैच है कि प्राइस में इजाफा डालना और वॉल्यूम में इजाफा डालना, उससे पहले ज़रूरी है कि ये सेल्स प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो। ये सिर्फ प्राइस नहीं है, ये डिस्काउंटेड है। उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप ऐड करने हैं, लास्ट ईयर सेल्स ग्रॉस, और ग्रॉस ने सिर्फ इसमें बढ़ना है, इसमें 5% डिस्काउंट ऐड होना है, इसने 90 पे ही रहना है, इसने बदलना है। ये कहां पे जाएगी? ये 5% डिस्काउंट के बाद है ना, तो ग्रॉस सेल्स क्या हुई? कितनी? 20। तो लास्ट ईयर की हमारी ग्रॉस सेल्स 110 मिलियन पे खड़ी हुई है। लास्ट ईयर की ग्रॉस सेल्स हमारी 110 मिलियन पे खड़ी हुई है। अब इसमें आप वॉल्यूम इंक्रीज लाओ, कितने परसेंट है जी? 10%। इसमें आप प्राइस इंक्रीज लाओ, कितनी है जी? 5%। तो यहां से आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर्स सेल्स ग्रॉस कितनी है जी? 127.05, और इसको आप 25-75 में स्प्लिट कर दो, कैश एंड क्रेडिट कितनी है जी? 31.76, और ये कितनी? 95.29। अगले साल की ये आ गई सेल्स आपके पास क्रॉस, लेकिन पीएनएल में तो जानी है नेट, तो इससे आगे नेट सेल्स में कोई दिक्कत है हमें? इसके आगे हमने नेक्स्ट ईयर्स
सेल्स नेट बना लेनी है और उसमें हमें सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है? इस पे 5% डिस्काउंट डालना है। तो कितना है जी? कितनी बनी? 95%, 30.17, ये 95.29 ही रहा और सम कर लीजिए 125.46। ये लीजिए जी, ये अगले साल का आपका रेवेन्यू। अब जैसा उसने कहा हमने उसी को फॉलो किया है। मैं जो बार बार आपसे बात करता जा रहा हूं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना और एब्जॉर्ब करना सीखिए। उसने बताया हमें पिछले साल 1990 का ब्रेकअप है, ठीक है जी। उसने कहा 19 में 5% डिस्काउंट शामिल है, हमने इसको ग्रॉस अप कर लिया, क्योंकि जब हमने प्राइस और रेवेन्यू वॉल्यूम का इंक्रीज डालना है, प्राइस का इंक्रीज डालना है, तो हमें रेवेन्यू ग्रॉस पे चाहिए। तो हम ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल का 110 पे ले लिया हमने। उस ग्रॉस रेवेन्यू में हम प्राइस की एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। हम नेट रेवेन्यू में प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि प्राइस में एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि रेवेन्यू हमारे पास प्राइस पे कैलकुलेटेड हो। तो प्राइस पे कैलकुलेटेड रेवेन्यू 110 है, उसमें वॉल्यूम और प्राइस का इंक्रीज डाला। अगले साल का ग्रॉस रेवेन्यू 127 आया। उसने कहा अगले साल 25-75 होना रेशियो, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। उसने बताया हुआ डिस्काउंट 5% होना है, 5% डिस्काउंट हमने अगले साल की कैश सेल में भी डाल दिया, तो हमारे पर नेट सेल्स आ गई, जो कि हमारी P&L में रिफ्लेक्ट होनी है। तो रीडिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन बजटिंग। इस क्वेश्चन को कंप्लीट इंशाअल्लाह हम कल करेंगे रेनबो का। इसमें हम P&L बनाएंगे और फिर कैश बजट भी आएगा। अच्छा, इसके कैश बजट में एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि ओरिजिनली हमारे सिलेबस में टेक्स्ट बुक में नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने वो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया हुआ है। ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेट करता है आपके CA फाइनल के एक टॉपिक से। अनफॉर्चुनेटली पहले चूंकि ये कैश बजट का सवाल भी फाइनल में होता था, तो वहाँ पे बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होता था, तो ये सवाल मैनेज हो जाता था। लेकिन ये हमसे थोड़ी सी गलतियाँ हमारे पेपर सेटर से हो जाती हैं, क्योंकि अब फाइनल और इंटर अलहदा हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फाइनल में हैं, इंटर में नहीं हैं, लेकिन ये टॉपिक चूँकि फाइनल से इधर आया है, तो इसमें इस तरह की गलती का इस्तेमाल बहरहाल रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइनल पढ़ेंगे, हम जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया पास पेपर में उसको ज़रूर सीखेंगे। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक नहीं सीखा, बड़ा सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है।